7th क्लास मैं आज आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ एनवायरनमेंट इसको स्टार्ट करा रही हूँ आपको। तो आपका चैप्टर डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखते हैं इसमें क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ऑब्जर्व द सराउंडिंग इन योर स्कूल एंड लिस्ट डाउन द थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट देयर। अपने आसपास जो आपका स्कूल है, घर है, उसके आसपास जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स हैं उनको देखिए और यहाँ पर उनको फिल करना है आपको। ठीक है। एवरीथिंग दैट यू सी इन द सराउंडिंग और इन योर स्कूल इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं या अपने स्कूल के आसपास देखते हैं वह सभी क्या है? एनवायरनमेंट है। ठीक है। एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग और कंडीशन विद इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। एनवायरनमेंट एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी व्यवस्था आप मान सकते स्थिति है जो कि नॉन लिविंग यानी कि अजीवित और जीवित दोनों ही कंपोनेंट से घिरी हुई है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ उसी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स, लैंड, वाटर, एयर। एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ह्यूमन्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, लैंड आते हैं, ज़मीन जो है, और वाटर आते हैं, एयर, ये सभी आते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। जो शब्द है आपका एनवायरनमेंट वो एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर से लिया गया है जिसका मतलब है विच मीन्स टू सराउंड। क्या है? टू सराउंड मतलब घिरा हुआ। इन ऑल लिविंग बीइंग एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अगर हम लिविंग बीइंग की बात करें तो उसके लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। ऑल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आर डिवाइडेड इंटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन देमसेल्व्स। जो आपके कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व हैं एनवायरनमेंट के, वो किस किस भाग में डिवाइड हैं? इनटू नेचुरल, एक तो प्राकृतिक तौर पर, ह्यूमन मेड, ह्यूमन द्वारा जो बनाए गए हैं, और ह्यूमन देमसेल्फ, और ह्यूमन खुद एक प्राकृतिक तत्व है। ठीक है। इसमें देखते हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन्स। कंपोनेंट क्या है? नेचुरल क्या है? लैंड, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, जितने भी आपके चारों स्फीयर हैं उसमें ये आ जाते हैं। ठीक है। और लिविंग थिंग्स में बायोस्फीयर आ जाता है, वाटर में हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, एयर में एटमॉस्फेयर आ जाता है, और लैंड में लिथोस्फीयर आ जाता है। ठीक है। मतलब जो जितने भी लैंड के इलाके हैं उनको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एयर का जितना भी आप पढ़ते हैं वो सब एटमॉस्फेयर होता है। वाटर के बारे में आप जितना जानते हैं, समुद्र, नदी, झीलें जो भी हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है, और लिविंग थिंग्स में बायोस्फीयर आ जाता है। ह्यूमन मेड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, ये सभी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। ठीक। और ह्यूमंस, इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी, अकेले रहना, फैमिली के साथ रहना या एक समाज में रहना, ये भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट? क्या आपने कभी ये सोचा है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इट इज़ द एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट अस एंड मेक आवर एग्जिस्टेंस पॉसिबल। ये हमारा एनवायरनमेंट ही है जो हमें सहारा देता है, सपोर्ट करता है, और हमारी एग्जिस्टेंस को, जो हमारी मौजूद हैं, उसको बरकरार रखता है। वी मीट आवर बेसिक नीड फ्रॉम एनवायरनमेंट। हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो एनवायरनमेंट से ही पूरी करती है, वातावरण से। वी गेट वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी भी मिलता है। फॉर द इसेंशियल नीड, जितनी भी हमें ज़रूरत है पानी की। इसेंशियल नीड मतलब जैसे पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, सब्जी वगैरह बनाने के लिए। इसेंशियल नीड में जो हमें वाटर चाहिए वो भी हमें खेती वगैरह के लिए, सभी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए वो भी हमें वातावरण से मिलती है। लाइट, फूड, क्लोथ्स एंड मच मोर। ठीक है। लाइट हो गया, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, ये सब भी हमें वातावरण से ही मिलता है। वी बिल्ड अवर हाउस बाय कलेक्टिंग मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम अपने घर बनाते हैं जिन मटेरियल से, वो भी हमें क्या, किससे प्राप्त है? एनवायरनमेंट, वातावरण से प्राप्त हैं। वी मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट टू फुलफिल अवर नीड्स। हम कच्चे माल से अपनी ज़रूरत के सामान बनाते हैं, और वो कच्चा माल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वातावरण से। एनवायरनमेंट सपोर्ट्स ऑल लिविंग बीइंग। एनवायरनमेंट जो है वो सभी तरह के लिविंग बीइंग हैं उनकी मदद करता है। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू फिजिकल और अबायोटिक एलिमेंट एंड बायोलॉजिकल और बायोटिक एलिमेंट। देखिए, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है आपका वो दो, फिजिकल जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है, वगैरह, तो वो आपके अबायोटिक एलिमेंट होते हैं, और बायोलॉजिकल वो आपके बायोटिक क्या होते हैं देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ह्यूमंस, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन है, ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, और नेचर है, नेचुरल। तो नेचुरल में आपके अबायोटिक आ जाते हैं और बायोटिक आ जाते हैं। बायोटिक में आपकी जो जैसे प्लांट्स हैं, फंजाई है,
फिर इसके बाद बैक्टीरिया है, एनिमल्स हैं, ये आपके बायोटिक लिविंग, और अबायोटिक मतलब आपके नॉन लिविंग। ठीक है, अबायोटिक आपके कौन से होते हैं? नॉन लिविंग। जैसे वाटर नॉन लिविंग है, वाटर में जान तो होती नहीं है। सन आपका नॉन लिविंग है, एयर आपका नॉन लिविंग है, लैंड आपका नॉन लिविंग है। ठीक है, तो बायोटिक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, बायोटिक लिविंग, और अबायोटिक वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। तो ये दो आपके, आप कह सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया गया है, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, ये आपका बाद में जब मैं कराऊंगी तब। लेबल द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर 3, ये रहा आपका फिगर 3। देन रीड द गिवन टेक्स्ट एंड डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन द डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। पीपल विटनेस्ड हैवी रेन that led to the debris flow and ultimately the physical change in the lithosphere। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ बहुत भारी बारिश होती है और जिस वजह से जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, और अल्टीमेटली द फिजिकल चेंज इन द लिथोस्फीयर, और उस वजह से जो लिथोस्फीयर है, जो पानी है, उसमें चेंज होने लगता है। द रॉक एंड मिनरल्स दैट कंपोज द सर्फेस ऑफ द अर्थ स्टार्टेड मूविंग ड्यू टू आउटसाइड फोर्स एंड ग्रेविटी। अच्छा, इससे क्या होता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो रॉक्स एंड मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, वो उसके सहारे से एक जगह से दूसरी जगह बढ़ने लगते हैं। नाउ द रीज़न वाज द सब्सटेंशियल रेन दैट फ्लडेड द हाइड्रोस्फीयर एंड कॉज द लैंड लिथोस्फीयर टू बिकम अनस्टेबल thus लीडिंग द डेब्रिस फॉल। तो क्या होता है कि जब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का बैलेंस नहीं बन पाता है तो इस वजह से उसका प्रभाव जो है वो अपने आप कह सकते हैं, सॉरी, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का होता है, तो उसका प्रभाव किस पर? लैंड पर पड़ता है आपके। ठीक है, और लैंड पर प्रभाव पड़ने की वजह से वहाँ पर डेब्रिस फ्लो या फ्लड जैसी समस्याएं आ जाती हैं। द बायोस्फीयर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड, जो बायोस्फीयर है उस पर भी नुकसान होता है। ये पूरा बायोस्फीयर में तो सभी आते हैं। ठीक है, तो अगर इन चाहे लैंड को ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे जब आपको बताया था तो मैंने आपको क्लियर किया था व्हाट इज़ बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर मान लीजिए या एटमॉस्फेयर मान लीजिए, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ना, बायोस्फीयर जो है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो चाहे यहाँ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इनमें से किसी में भी जब गड़बड़ होती है तो उसका प्रभाव बायोस्फीयर पर अपने आप पड़ जाता है ना। द बायोस्फीयर वॉज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यूरिंग अ मड स्लाइड। मान लीजिए कहीं से मिट्टी धंस गई है या स्लाइड हो गई है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एरिया वर ग्रेटली अफेक्टेड। तो वहाँ पर जो लिविंग बीइंग है, जो बायोटिक हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। देयर नेचुरल हैबिटेट वॉज चेंज, और जो नेचुरली वो जहाँ रह रहे थे, जहाँ उनका प्राकृतिक घर था, वो चला वहाँ से हट जाता है और उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। द वेदर कंडीशन और एटमॉस्फेयर also played a part in mudslides due to the connection with the atmospheric pressure, water vapor in the atmosphere and other factors that determine the physical weather around us। अच्छा, द वेदर कंडीशन, जो मौसम की जितनी भी कंडीशन होती हैं और एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती हैं, ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन मड स्लाइड। तो मिट्टी के धंसने या खिसकने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या? ड्यू टू इट्स कनेक्शन विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर बन रहा है, वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा कितनी है, और अदर फैक्टर्स जो होते हैं जिनकी वजह से कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और मड स्लाइड जैसी जो परेशानी है वो हमारे सामने देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी और नेक्स्ट टाइम मैं आपको आगे बताऊंगी। हैव अ नाइस डे।